दिखाया, आपने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया है। हम सबको आप पे बहुत गर्व है। आपका एक संदेश पूरी एसपीजी टीम लेना चाहती है। थैंक यू जयार्सन सर, नमस्कार। मैं संदेश तो क्या दूं सर, मैं सिर्फ एक ही संदेश देती हूँ, बस डटे रहो, लगे रहो लगन से, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आरसीएम को एक मंदिर के प्रसाद की तरह इस्तेमाल करती हूँ और मंदिर के प्रसाद की तरह बांटते हुए जाती हूँ। और जितने लोगों के समझ में आता है वो उस मंदिर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जो जिसके समझ में नहीं आता है वो छोड़ देते हैं, और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और इसी तरीके से सबको बताती जाती हूँ। थैंक यू जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फीलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फीलिंग के साथ अगर हम आरसीएम को करेंगे कि परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, और वाकई ये बहुत अच्छी चीज है। मैं बहुत ईमानदारी से कई बार जब आंकलन करता हूँ तो मैं नहीं पाता हूँ कि कहीं पे भी इस प्रकार का माहौल होगा जहाँ पे लोग आपकी कामयाबी के लिए जश्न मनाएं, खुशियां, यू नो, आप लगे कि भाई जैसे उनकी घर में कोई अचीवमेंट आ गई है। आज एक और बड़ी अच्छी खबर आई। आरसीएम बिजनेस में हमारे एक बहुत जाबाज लीडर है राकेश शर्मा सफायर। तो उन्होंने 1 तारीख को आज मर्सिडीज खरीदी है, मर्सिडीज बेंज ए क्लास उन्होंने परचेज की है। ये फिर एक बड़ी खबर है। ये लग्जरी लाइफस्टाइल आरसीएम बिजनेस आपको देता है। तो राकेश शर्मा जी की मर्सिडीज को लेके जिस प्रकार सभी में उत्साह है, जिस प्रकार लोगों ने उनको विशेष किया, बाहर कहाँ इस प्रकार की भावनाएं मिलती हैं लोगों की। 5-5 करोड़ की गाड़ियां ले लेते हैं लोग, पड़ोसी को मालूम नहीं होता, और मालूम होता है तो फिर खुशी नहीं होती। यहाँ पे हम लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं, कितना खुशियां मनाते हैं, कितनी दुआएं लेके आती है वो गाड़ी, और वो एक उम्मीद लेके आती है। हर व्यक्ति को लगता है कि यस, मेरी भी आएगी एक दिन। तो हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमें इस प्रकार की एजुकेशन मिलती है कि जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल समय में हम लोग बाहर आ सकते हैं, हमारे साथ में लोग रहते हैं हमें सहारा देने के लिए। बाकी कहाँ मिलती हैं इस प्रकार की चीजें, बहुत मुश्किल रहती हैं। तो लीला रावत जी मैम ने जो हमें बताया, वो उन्होंने जो राज बताया अपनी कामयाबी का, कि वो इस भावना के साथ में आरसीएम को करती हैं कि उन्होंने एक प्रसाद मिला और इसको जितना बांटा जाए उतना बढ़िया है। देहरादून से एक और पर्सनैलिटी हैं जिनसे आप सब लोग बहुत प्रभावित हैं, और पंडित जी उनसे विशेष स्नेह करते थे। और उन्होंने जब रीस्टार्ट किया आरसीएम बिजनेस में, काफी सालों के बाद उन्होंने रीस्टार्ट किया, शायद 8-10 साल तक वो आरसीएम में एक्टिव नहीं थे किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, लेकिन जब वो आए तो बहुत कमिटमेंट के साथ वो आए, और उन्होंने फिर हम सब लोगों को प्रेरित किया है। और उन्होंने ये कहा है कि कामयाबी के लिए उम्र मायने नहीं रखती, आपका कमिटमेंट मायने रखता है। हमारे बीच में भगवान सिंह जी दसवाल हैं देहरादून से। उन्होंने स्टार गोल्ड के लेवल को अचीव किया है। सो बहुत बहुत स्वागत है दसवाल साहब। अगर हम फिजिकली किसी मीटिंग में होते तो आपका शानदार डांस हमें देखने को मिलता, लेकिन उससे तो हम लोग महरूम रहेंगे, लेकिन एंजॉय करेंगे। स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू सर। अब आप लोगों का सहयोग है, और बड़े यहाँ तो देहरादून में बड़े बड़े ग्रेट लीडर हैं, तो ये दीवान जी को खास तौर से मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। मेरी कामयाबी के जो खास जो क्रेडिट देना चाहूंगा सुदेश जी को ही दूंगा। और मेरी ही टीम में तो ईगल हुए, काफी कुछ मतलब ऐसे बदले हैं पिन। सबसे ज्यादा पिन हमारी पूरी देहरादून की टीम में बदले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब आप लोगों का सहयोग है सर। आपका भी मीटिंग्स जो अटेंड करते हैं उनको देख करके, और श्री गरोला साहब, उनसे तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। ऐसी तैयारी वो टीम के लिए करते हैं, बहुत ही वाकई में। तो सुदेश जी से कल ही बात हुई थी, मेरा अभी लेवल सिर्फ 3% रॉयल्टी का एक दिन पहले ही क्लियर अभी हुआ भी नहीं था, होने वाला था। तब धीमान जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी कल का दिन है तो इसको आप स्टार रॉयल्टी पे जाइए। मैं कहा ऐसा हो जाएगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसी समय मैंने उसको एक्शन लिया। कहते हैं जो लीडर कहते हैं उसे फिर यस मान के चलेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कामयाबी तो एक दिन भी पलटा खा सकता है, एक दिन में एक पिन चेंज हो सकता है। मैंने तो ये देखा दिया।
अगर आपके मन में है कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो एक दिन भी बहुत बड़ी चीज है। दैट्स ग्रेट दसवाल साहब। जी प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आगे जाना है, इसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करना है। और पंडित जी की जो एजुकेशन है उसको आपने बहुत नजदीक से फील किया है और उन्हीं एथिक्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। बधाई। जैसे उन्होंने कहा ना, कैलेंडरों से बदलने से नहीं तो दिन बदलते, अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसी चीज को हमने फॉलो किया है। और दसवाल साहब की एक और खास बात मैं बताना चाहता हूँ सभी साथियों से, जो सीख सकते हैं हम लोग जब मंथली काउंसलिंग करते हैं और मंथली काउंसलिंग में हम लोग हर व्यक्ति से लक्ष्य पूछते हैं कि आपका इस महीने का क्या लक्ष्य है। और चूंकि महीने की शुरुआत होती है और हम सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, उस उत्साह की वजह से हम लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और अक्सर ऐसा होता है वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते। लेकिन दसवाल साहब उस श्रेणी में आते हैं। दसवाल साहब ने 12 लक्ष्य बनाए 12 महीने में, तो 11 बार उन्होंने उसको अचीव किया है। तो वो एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे जाना चाहता है, वो गोल सेट करे और उसको अचीव करे। तो दसवाल जी से ये भी आप सीख सकते हैं कि जब भी लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य बड़ा तो हो अच्छी बात है, लेकिन उसको अचीव आप जरूर करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य बना के अचीव करना भी एक आदत है और लक्ष्य बना के न अचीव करना भी एक आदत है। और आदत अच्छी लगे और बुरी लगे, वो दोनों अपना इफेक्ट लेके आती हैं कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच दसवाल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट। और ये जो अचीवमेंट एक्चुअली टीम अचीवमेंट है। जैसे दसवाल जी गरोला साहब की बात कर रहे थे, धीमान जी की बात कर रहे हैं, रविशंकर पांडे हैं और दूसरे बहुत सारे लीडर्स हैं, संतोष यादव जी हैं, तिवारी जी हैं, सारे के सारे जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी वजह से ये सारी की सारी अचीवमेंट्स वहां पे आई है। वो टीम वर्क है बहुत अच्छा। और सर जोशी जी का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। जोशी जी एक ग्रेट लीडर है वाकई में, जितनी तारीफ की जाए वो कम है सर। कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल का है, वो अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी है, जिस प्रकार से वो फोकस रहते हैं टीम के लिए। लाजवाब, अद्भुत। और अब मौका आ गया है एक और नई अचीवमेंट का। हमने कुछ महीनों पहले शुरुआत की थी कि एसपीजी टीम में एक सूखा पड़ा हुआ है, नए टेक्निकल नहीं आ रहे हैं। तो उस सूखे को कई सारे साथियों ने पहले तोड़ा और अब एक और नई बहार लेके एक बहुत जाबाज लीडर, जिनमें लीडरशिप के मैं सारे गुण में देखता हूँ, चाहे वो पॉजिटिविटी है, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो लॉयलिटी है, चाहे वो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो गिव अप न करने का जज्बा है, वो सारे के सारे गुण हैं। और जिन्होंने अपने व्यवहार से सब लोगों का दिल जीता है, सुदेश धीमान जी और अनुराधा मैम हमारे बीच में हैं। परिस्थितियां कैसे भी रहें, लेकिन उन परिस्थितियों में आप काम करें, वही एक अच्छा लीडर है, वो एक अच्छे लीडर की पहचान है। और अनुराधा जी ने और सुदेश जी ने ये करके दिखाया है कि दे आर टू लीडर्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने 8% रॉयल्टी को मेंटेन किया। आसान नहीं होता। सितंबर एक अच्छा महीना रहता है जिसमें फ्लो में हम लोग कर जाते हैं, लेकिन अक्टूबर अक्सर बिजनेस थोड़ा कम जाता है, लेकिन अक्टूबर में उसको मेंटेन करना, फिर नवंबर में उसको मेंटेन करना, और परिवार में जिस प्रकार की स्थितियां रही इस दौरान, उन भावनाओं से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं काम करना और फिर इस महीने टेक्निकल पे पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीवान जी, ये आपकी अचीवमेंट सबको बहुत प्रेरित कर रही है। हम सबको आप दोनों पे बहुत गर्व है और आप दोनों से थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहते हैं। आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने पूरी एसपीजी टीम को बहुत प्रेरित किया है। स्वागत है बहुत बहुत। जय आरसीएम। जय आरसीएम। ये अचीवमेंट तो हमारी नहीं है, क्योंकि सभी टीम के सभी लीडर्स का बहुत सहयोग हमें मिला और जिस तरह से परिस्थितियां रही उसमें काम करना तो बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, लेकिन सब लोगों के हिम्मत से हमें हिम्मत बनती रही और हम लोग आगे बढ़ते गए। और अपलाइन का सबका सहयोग है सर, आपका बहुत सहयोग है हमें, क्योंकि आपने जब हमें प्रेरित किया तो हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं।
तो सर ये आपके ही कारण हम आज इस चीज को अचीव कर पाए हैं, और ये हमारा ही नहीं, मैं तो इसके लिए पूरी ही टीम को कहना चाहूंगी कि सभी का मेरे लिए बहुत बहुत योगदान है, सभी लोगों का, कि ये लेवल हमें मिला है। तो ये तो मेरी टीम के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत दिल से हम लोग अनुराधा मैम के लिए आप तालियां बजा सकते हैं, उनकी कामयाबी में शरीक हो सकते हैं। जहां बैठे भावनाएं वहां तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच। जी दीवान जी। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए, प्यार से सभी साथियों को। और मैं इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले तो यहाँ बैठे जितने साथी हैं आज की मीटिंग में, सबका थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि सबने प्रेरित किया कि, और मुझे प्रेरणा मिलती है कि सभी साथी जो आज मीटिंग में लगातार बने रहते हैं, तो वो प्रेरणा देते हैं कि जो साथी आज जुड़े हैं अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो मैं तो पहले से ज्वाइन हूँ तो क्यों नहीं हो सकता। तो सभी का थैंक्स करूंगा, और पूरी एसपीजी टीम का थैंक्स करता हूँ कि मुझे ये अचीवमेंट मिली। और विशेषतः आपका सर बहुत सपोर्ट सहयोग रहा है, और आपने ये आके प्रेरणा दी कि आपकी जो ऑडियो है कि धीमान जी आपका जीवन अवलीनीय नहीं है, अब आपका जीवन जो है एक टीम के लिए है, तो उस टीम वर्क के साथ काम करने के लिए, चाहे मैं अपने लिए रियली में नहीं किया, ये तो टीम का सपोर्ट किया और टीम के सपोर्ट की वजह से सारा हो गया। और पूरी टीम को, जो हमारी टीम जिन्होंने एक शैम्पू भी खरीदा हुआ, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं सबका बहुत थैंक्स करता हूँ। और स्पेशली विक्रम नेगी सर का भी और पूरी एसपी टीम का भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद धीमान जी। और बहुत जल्दी हम लोग सभी साथियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हम लोग देहरादून में मिलेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे एक बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, और आप सब लोग आइए उसमें शरीक होजिए। और देहरादून पंडित जी की कर्म भूमि रही है, आप भी प्रयास कीजिए कि वहाँ पे बिजनेस को शुरू किया जाए। वहाँ पे पिकअप सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, और कोटनाला जी और दूसरे साथी वहाँ बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आप आइए देहरादून में काम करने के लिए, दीवान जी का सहयोग हमेशा वहाँ पे बना रहता है सभी के लिए। चलिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दीवान जी आपका। अब थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं नए साल को लेके। ये जो साल है हमारा 2023 में कुछ खास इस बार होने वाला है हिंदुस्तान में। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। उनमें से एक घटना तो ये होने वाली है कि सितंबर में G20 ग्रुप 20 उसको बोलते हैं, दुनिया के जो 20 सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देश हैं, जिनकी इकोनॉमी सबसे मजबूत है, वो 20 देश पहली बार हिंदुस्तान में आएंगे। और वो G20 का आयोजन इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और इसमें अमेरिका है देश, और उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान में आने वाले हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए, और हम लोग बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने की संभावना हमारे अंदर में है, अमेरिका, चाइना और रूस के बाद, जापान के बाद। अमेरिका, चाइना और जापान, यस, उसके बाद में हम लोग पहुंचने की संभावना है। दूसरा एक, उसको भी एक अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे देश में क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, तो इस साल भारत में वनडे जो मैचेस रहेंगे, वनडे वर्ल्ड कप, उसका आयोजन हो रहा है। और पहले जब भी आयोजन हुए तो वो मिला जुला के हुए, उसमें पाकिस्तान में कुछ मैच हुए, बांग्लादेश में हुए, कुछ इंडिया में हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे मैच इंडिया में होंगे, और इंडिया उसको वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार। ये भी इस साल होने वाला है, पहली बार अब तक के इतिहास में। और तीसरी एक और बड़ी घटना इस साल होने वाली है, और वो घटना ये होने वाली है, अभी हमारी जो जनसंख्या है वो 141.2 करोड़ है, और हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। और इस समय चाइना की जो जनसंख्या है वो 142.2 करोड़ है। 142.2 करोड़ का मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो जनसंख्या है, अमेरिका की नहीं, चाइना की जो जनसंख्या है वो
पहले नंबर पे है, और जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की, जो वृद्धि दर है हमारी है 0.7% से हम लोग ग्रो करते हैं, और चाइना की जो वृद्धि दर है वो माइनस में है, -0.01%। तो उसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं, वो बहुत कम से माइनस होते जा रहे हैं। और यूएनओ के अनुसार 14 अप्रैल एग्जैक्टली डेट है, 14 अप्रैल को हमारी जनसंख्या 142.5 करोड़ हो जाएगी, और चाइना की जनसंख्या उस समय रहेगी, माइनस आ जाएगी 142.3 करोड़, और हम 14 अप्रैल को दुनिया की सबसे आबादी वाला देश हम लोग बन जाएंगे। और ये हमारे लिए आई डोंट नो, अच्छी खबर। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर चीज को हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, और हम तो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम तो बिल्कुल सबसे ज्यादा आशावादी इंसानों की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी जनसंख्या बढ़ के हम दुनिया में नंबर 1 पे भी पहुंच रहे हैं, और ऐसी संभावना है कि 2060 तक हम लोग ग्रो करेंगे, थोड़ा कम या ज्यादा, और 2060 के बाद में हमारी जनसंख्या कम होने लगेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार 2023 में होने जा रही हैं। तो आइए हम लोग भी कुछ ऐसा क्यों न करें जो आज तक हमारी जिंदगी में नहीं हुआ, वो हम लोग 2023 में करें, क्योंकि हिंदुस्तान कर रहा है, कई सारी चीजें कर रहा है। और भी लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास में, स्पेशली मैंने आज इसके ऊपर में देखा कि क्या संभावनाएं हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं 2023 लेके आया है। तो 2023 को लेके पहले तो आप अपनी डायरेक्शन क्लियर कीजिए कि 2023 में आपको क्या करना है। आज सुबह उठने के बाद में सबसे पहला काम जो मैंने किया, वो मैंने अपनी ड्रीम बुक को उठाया, और इसका एक एक पन्ना, एक एक लाइन मैंने पढ़ी, क्योंकि ये 2010 से बनी हुई है। 2010 में मेरे क्या ड्रीम्स थे, उनमें से कितने पूरे हो गए, उसके बाद फिर मैंने कौन से ड्रीम बनाए, कौन से बनाए, कौन से बनाए, और आज फिर मैंने आज की डेट डाल के 1/1/2023 अब आगे के मैंने ड्रीम इसमें लिख दिए हैं। तो ये मौका है, आपकी भी डायरी अगर बनी हुई है, कहीं धूल वूल खा रही है, तो उसको उठाइए, धूल झाड़िए थोड़ी सी उसकी, और उसमें लिखिए कुछ कि 2023 में आप क्या बनना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपके जो लक्ष्य हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, बैलेंस गोल जिसको हम लोग बोलते हैं। हमें केवल मात्र पैसा नहीं कमाना है, हमें एक, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में, सर्वांगीण विकास वाला व्यक्ति बनना है। हमारा चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में विकास होना चाहिए, हर दिशा में हमारे लक्ष्य होने चाहिए, और 3-4 एरिया तो ऐसे हैं जहां पे हमारे लक्ष्य 2023 के जरूर होने चाहिए। सबसे पहला एरिया हमारा होना चाहिए स्वास्थ्य, हेल्थ। क्योंकि हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हमारे पास में पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, उम्दा प्रोडक्ट हैं, इसमें कभी कोई दो राय नहीं है। और अगर हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हम अच्छे नहीं रहते हैं, हमारा एनर्जी लेवल कम रहता है, तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है दूसरे लोगों में कि भाई जब ये खुद इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ये अच्छे से नहीं रह रहे हैं, ये अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है इसका मतलब। तो हम लोग ट्रू ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका असर हमारे ऊपर में दिखना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि आप अपने हेल्थ गोल जरूर बनाएं। हेल्थ गोल क्या, हेल्थ गोल में एक तो सिंपल सा गोल ये रहता है कि आप अपना जो बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट को आप अचीव करें। गूगल से पूछ लीजिएगा आपका कद ये है, वो बता देगा कि आपका वजन कितना होना चाहिए, तो उस वजन को आप प्राप्त करें साल में, जल्दी प्राप्त करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस स्पेशल मौके पे हेल्थ की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप दूसरे न्यूट्रिशन कितने लेते हैं उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रोडक्ट हम सबको लेना चाहिए, और वो है प्रोटीन। अगर आपको कुछ इश्यूज नहीं है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप प्रोटीन नहीं ले सकते हो,
तो आपको प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। और प्रोटीन में भी मैं सजेस्ट करता हूँ ऑल प्रो। ऑल प्रो मेरा फेवरेट वन है जब से ये आया है। तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जो दूसरे हमारे प्रोटीन हैं, वो मैंने साइड में रख दिए हैं और इसको मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो ऑल प्रो की खास बात क्या है कि ये इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो पानी को जैसे जिस चीज में मिलाओ तो उसी में मिल जाता है, तो वैसा ही हमारा ऑल प्रो है। इसको किसी चीज में आप मिला दो, इसकी आप स्मूदी बना लीजिए, इसको आप सलाद के ऊपर में डाल के खा लीजिए, इसको आप आटे में मिला लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे इसका ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ स्मूदी बना के। स्मूदी में केला रहता है, अक्सर केला दूध में नहीं लेता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट कम से कम मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें पानी होता है और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं और उसमें मिक्स करके मैं लेता हूँ। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो ये आपको जरूर लेना चाहिए। और कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ, ये ज्यादा काम प्रोटीन एक्चुअली तभी कर पाएगा जब आपकी हेल्थ एक्टिविटीज थोड़ी रहे। हेल्थ एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ एक्टिविटीज की डेफिनेशन ये है कि दिन में एक बार आपके शरीर में पसीना आ जाए, इतना पसीना कि आपकी जो बनियान है वो गीली हो जाए। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं। उसमें योगा में भी आप सूर्य नमस्कार ज्यादा करेंगे तभी हो पाएगा उतना। और या आप थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए, वो एक ऐसी एक्सरसाइज है 20-25 मिनट अगर आप कर लेंगे तो आपको खूब अच्छे से पसीना आ जाएगा। और या फिर आप वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है एक्सरसाइज करने की, हेल्थ के ऊपर काम करने की, कि आपने कोशिश करनी है कि आपके शरीर में एक बार पसीना आ जाए। ये जो दिसंबर जनवरी 2 महीने थोड़ा पसीना लाने में आपको पसीने आ जाएंगे, वो एक अलग बात है। इन 2 महीनों को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी महीनों में तो पसीना आपका आना ही आना चाहिए। गर्मी वाला पसीना नहीं, ये अंदर से जो बॉडी आपके अंदर से निकाले वो वाला पसीना आप आएंगे। और फिर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें तो ये कमाल का काम करता है ये प्रोटीन। ये तो हो गया आपका हेल्थ गोल। उसके बाद में आपका जो दूसरा गोल होना चाहिए, मुझे लगता है हेल्थ गोल में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आप शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से स्वस्थ रहे। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लक्ष्य बनाएं व्यापार के, आप लक्ष्य बनाएं और दूसरे भी, लेकिन उन लक्ष्यों को तनाव के साथ में मत करें, आप प्रेशर के साथ में मत करें। पीसी छावड़ा सर कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस प्रेशर का बिजनेस नहीं है, ये प्लेजर का बिजनेस है। ये खुशी से करने का है, ये तनाव के साथ में करने का नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत टेंस रहते हैं बिजनेस में, लक्ष्य बना लेते हैं, फिर होता नहीं है, फिर परेशान होते हैं, डाउनलाइन पे गुस्सा निकालते हैं, अपलाइन से झगड़ा कर लेते हैं। वो वाला एटीट्यूड के साथ में आप बिजनेस मत करें। लक्ष्य आप बनाएं, पिछले इतिहास को देख के बनाएं, पीछे आपने किस प्रकार की ग्रोथ आपके बिजनेस में आती है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स हैं तो तब और बड़े आप बना सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य जरूर बनाएं कि मेरा जो मानसिक संतुलन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये वैसे तो देखिए, ये मानसिक जो संतुलन है ये परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता, आपके सोच विचार के तरीके पे निर्भर करता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब किसी एक चीज को लेके हम बार बार उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। और बहुत बार ओवर थिंकिंग हम लोग नेगेटिव चीजों को करते हैं, जनरली पॉजिटिव चीजों की ओवर थिंकिंग नहीं होती। हम ऐसी थिंकिंग बहुत कम करेंगे कि अभी हम लोग ओपनर के लेवल पे हैं, फिर हम रॉयल्टी पे पहुंच गए, फिर हम लोग टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे, और फिर हम लोग स्टार रूबी बन जाएंगे, फिर हमारे पास में ये गाड़ी आ जाएगी, फिर ये बंगला आ जाएगा। तो इस प्रकार की थिंकिंग हम लोग बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। हमारी थिंकिंग क्या रहती है, अगर हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, मान लेते हैं और फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो हमारी थिंकिंग ये रहती है कि अभी मेरे पास में 20,000 रुपए का कर्जा है, तो ये बढ़ के 40 हो जाएगा, फिर ये 2 लाख हो जाएगा, फिर ये ब्याज मैं कैसे चुका पाऊंगा, और ब्याज नहीं चुका पाऊंगा तो घर में ये स्थिति हो जाएगी, फिर दिवालियापन की हालत हो जाएगी, फिर जो घर जो है वो मेरा नीलाम हो जाएगा। तो कई बार हम लोग ओवर थिंकिंग में पता नहीं कहां तक चले जाते हैं।
कई बार जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा कुछ इशू है, तो हेल्थ में हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी सी फुंसी होगी, उसमें दर्द है, कई बार सोचने लग जाते हैं कि ये कैंसर की नहीं हो, तो कैंसर तो बड़ा खतरनाक होता है, कैंसर हो गया तो कैसे ठीक होगा, कैसे ये होगा, तो फिर और बहुत डीप में चले जाते हैं। जो यूथ है वो अगर कैरियर की बातचीत करता है तो कैरियर में कहीं ना कहीं इतना नेगेटिव हो गए, बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीका मैंने सुना किसी से, कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेशली नेगेटिव साइड में आपका दिमाग जा रहा है, तो उस समय आप थोड़ी देर रुकिए और अपने दिमाग को ये बोलिए कि जो मैं ये सोचे जा रहा हूं, होने की संभावना कितने परसेंट है। और आप ये पाएंगे कि संभावनाएं बहुत कम है। आप सोचे तो जा रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप उसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आप कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी होने की संभावनाएं बहुत कम है। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे, और रिलैक्स महसूस करने के साथ साथ में आपको आपको उस जो श्रृंखला आपकी चली हुई है विचारों की, कहीं ना कहीं वो भी टूटेगी। तो उस दिशा में भी कहीं ना कहीं हमें खुद भी काम करने की जरूरत है। और हमारे आसपास में भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बहुत, देखिए हमारे देश में बीपी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, और जानकार लोग ये बता रहे हैं कि इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे विचारों से, हमारे तनाव से कहीं ना कहीं होती है। तो हमने उससे लोगों की सहायता करनी है। हम लोग तो जैसे आर्मी वाले लोग होते हैं ना, तो वो दूसरे लोगों की हेल्प के लिए रहते हैं, डिफेंस वाले लोग रहते हैं, वो दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए उनकी ड्यूटी रहती है। तो हमारा काम जो है ना, दूसरों की सहायता करने के लिए है। हमारा ऐसा नहीं कि हम खुद ही परेशान हो गए, खुद ही बीमार हो गए, और फिर दूसरों की सहायता कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो उस चीज को हमें, अपनी मानसिक हेल्थ को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पिछले साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, दुर्भाग्य से कुछ हमारे अच्छे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, या किसी के परिवार से कोई बहुत क्लोज व्यक्ति छोड़ के चला गया। वैसे तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। वो जब चाहता है तभी हम लोग इस धरती पे आते हैं, और जब चाहता है तब बुला लेता है। इसको हम लोग सही मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अपने प्रयास हमेशा रहते हैं कहीं ना कहीं। तो हम अपने प्रयास जरूर रखें, अपने प्रयास जरूर करें खुद में और आजू बाजू के लोगों में भी, कि हम लोग हेल्थ को लेकर थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी अवेयरनेस हम लोग पैदा करें। ये हमारी एक क्षेत्र हुआ सर, हेल्थ, जिसमें लेकिन बढ़े तो एक अच्छी शुरुआत ये हो सकती है। और कोर टीम और टीसी सर, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं रेगुलर। एक मीटिंग हम लोगों की कल हुई थी, और एक मीटिंग कल होने वाली है 2 तारीख को। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महत्वपूर्ण महीने हैं। इस महीनों में हम लोग किस प्रकार बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्लानिंग कर सकते हैं। और जो भी प्लानिंग आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है, उन्हीं लोगों के लिए आ रही है जो दिसंबर से ज्यादा बिजनेस जनवरी में करेंगे, उन्हीं लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा। तो आपकी प्लानिंग में ये रहना चाहिए कि दिसंबर से ज्यादा बिजनेस आप जनवरी में करें। अगर दिसंबर में आपका बिजनेस 1 लाख का था, तो जनवरी में वो चाहे 10% से ही बढ़े, चाहे 5% से ही बढ़े, लेकिन वो ग्रोथ में बढ़े, वो आपका टारगेट होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण महीने रहते हैं हमारे बिजनेस में, 4 महत्वपूर्ण, हर तिमाही महत्वपूर्ण है। मार्च, उसके बाद में मार्च की क्लोजिंग के बाद में अप्रैल, मई के बाद में जून, फिर सितंबर और फिर दिसंबर। तो इन 4 महीनों का आप एक टेंटेटिव एक प्लान कीजिए कि आप मार्च में बिजनेस को कहां बढ़ाएंगे, किस लेवल पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जून में किस लेवल पे देखना चाहते हैं, सितंबर में किस लेवल पे देखना चाहते हैं, और दिसंबर में किस लेवल पे देखना चाहते हैं। यहाँ फिर इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अति उत्साह में टारगेट नहीं बनाने। अगर आप अति उत्साह में बनाएं तो टारगेट्स 2 बनाएं। जैसे मार्च के आप 2 टारगेट बनाएं। आपको लगता है कि आप रॉयल्टी प्राप्त कर लेंगे, तो रॉयल्टी अगर आप प्राप्त करने की स्थिति में है, आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे, तो
तो आपका रॉयल्टी, मान लेते हैं आपका 3% रॉयल्टी का लक्ष्य है, ये आपका हो गया बड़ा लक्ष्य, थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा है। और दूसरा लक्ष्य आप बना लिया आपने, मान लेते हैं कि आप 3.5 लाख तो करेंगे करेंगे। मान लेते हैं अभी आपका बिजनेस है 2.5 लाख के आसपास का आपका बिजनेस है, तो आप 2 लक्ष्य बना सकते हैं कि मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं रॉयल्टी को प्राप्त करूंगा, और रॉयल्टी किसी वजह से मैं पूरी नहीं कर पाया तो मेरा सेकंड लक्ष्य है कि मैं लीडरशिप तो मैं पूरा कर लूंगा। तो हालांकि लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ये उस कंडीशन में है। कई बार छोटा हम सोच ही नहीं पाते, कई लोगों को लगता है कि नहीं फिर मैं जोश नहीं आएगा मेरे अंदर। तो अगर आपको अपना जोश बढ़ाना चाहते हैं तो 2 लक्ष्य बना लीजिए, लेकिन मेक श्योर जो आपने दूसरे वाला लक्ष्य बनाया है वो तो किसी कीमत पे आप पूरा करें। तो मार्च का बना लीजिए आप सर, जून का बना लीजिए, सितंबर का बना लीजिए, और फिर दिसंबर का बना लीजिए। तो ये आपकी डायरी में क्लियर होने चाहिए कि ये मैंने अचीव करना है। लक्ष्य बनाने के बाद में अगला काम जो हमने करना है वो करना है रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप में क्या होगा, हमने इसके लिए काम क्या क्या करने हैं। काम करने के लिए कुछ भी अलग नहीं करना। एक मेरे सामने एक बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है एक कैलेंडर पे, देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, देयर इज ओनली ए सिस्टम ऑफ सक्सेस। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, देयर इज ओनली ए सिस्टम ऑफ सक्सेस। ये बड़ी अच्छी लाइनें हैं। ये लाइनें क्या कह रही हैं? ये लाइनें कह रही हैं कि सफलता के लिए कोई रहस्य नहीं होता है, सफलता के लिए एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम का पालन करना ही सफलता का रहस्य होता है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 6 बेसिक्स। 6 चीजों पे हम लोग काम करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। 8 को स्टेप को फॉलो करने लग जाएंगे, हमारी क्वालिटीज बढ़ेंगी, और टीम को अगर 6 बेसिक और 8 कोर पे लेके आएंगे तो सही डुप्लीकेशन हमारी टीम में स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 बेसिक के जो काम है वो काम हम लोग प्रतिदिन करें, उनको मॉनिटर करें, उस प्रकार का एक सिस्टम हम लोग डेवलप करें अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और अपनी टीम को आप देखिए, हमारे यहाँ पे एसपीजी टीम की वीकली मीटिंग रहती है, हर महीने एक बड़ी मीटिंग रहती है, वेलकम मीटिंग्स रहती हैं, हर महीने हम लोग एक डीटीडब्ल्यू भी कर लेते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज मिलेंगी आपको, इनका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। ज्यादा लाभ आपको कब मिलेगा? जब आप अपनी टीम के लोगों को बेसिक्स के ऊपर में लेके आएंगे और ये चेक करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप चेक कर पाए कि मेरी टीम में लोगों के पास में 500 लोगों की लिस्ट भी बन रही है, और लोग जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका तरीका बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट होगा कैसे? तो आपने सिखा दिया है उनको, छोटी छोटी मीटिंगों में, जूम मीटिंग में, फिजिकल मीटिंगों में उसको चेक कर लिया है अपने सामने, उनसे फोन करवा के। तो वो अगर आप कर पाए डीप लेवल पे, प्रेजेंटेशन है, प्लान दिखाना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर स्टार्टअप करना है, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे दूसरे साथियों से। और वो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फिर ये जो हमारी डीटीडब्ल्यू हो रही है या वीकली मीटिंग्स में एक लीडर आके बातचीत कर रहा है, वो आपको हेल्प तो दे सकती हैं, एक्सपोर्ट तो दे सकती हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ है 6 बेसिक का डीप डाउन में इस्तेमाल होना, और डीप डाउन में उसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर देना। उन सब चीजों से रिजल्ट आएंगे। इन दिनों एक किताब बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इसके राइटर हैं, और इस किताब का सार ये है कि आप छोटे छोटे बदलाव करके जिंदगी में बहुत बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं, छोटे छोटे बदलावों को प्राप्त करके। और इसमें एक बहुत अच्छा एक रिसर्च दिया हुआ है, और ये रिसर्च है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में।
ब्रिटिश की साइकिलिंग जो टीम थी, वो टीम बिल्कुल एकदम एक बार बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि वो बिल्कुल गेम से बाहर होने लग गई। तो उस टीम को एक नए कोच मिले और उस कोच ने हर प्लेयर की और हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखा और वो बहुत छोटे छोटे बदलाव उन्होंने पूरी टीम में किए, बहुत छोटे छोटे बदलाव। टीम की एक्सरसाइज में थोड़े थोड़े बदलाव करवाए और जो साइकिल वो इस्तेमाल करते थे उन साइकिलों में बहुत छोटे छोटे बदलाव किए, मतलब छोटे छोटे सैकड़ों बदलाव किए उन्होंने। और उन छोटे छोटे सैकड़ों बदलावों की वजह से वो टीम फिर दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। तो इस किताब का सार यही है कि हम छोटे छोटे बदलाव करके जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और छोटे छोटे बदलाव क्या हैं? ये जो हमारे बेसिक्स हैं, ये छोटे छोटे बदलाव हैं। लिस्ट बनाने का प्रॉपर तरीका, इन्विटेशन प्रॉपर कैसे हो, अपॉइंटमेंट कैसे मिले, कौन से डायलॉग बोलने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारे खुद सीखने बहुत अच्छे से और टीम को सिखाने। मैंने ये भी महसूस किया है और आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग हैं जब वो फील्ड में काम करते हैं तो बिजनेस आता है, जब वो फील्ड में काम नहीं करते हैं तो फिर बिजनेस नहीं आता। उनके पास में टीम भी है, उनके पास में लोग भी हैं, लेकिन बिजनेस कम हो जाता है। वजह क्या है कि टीम में जो लोग हैं वो लोग इन सारी चीजों में निपुण नहीं है। उनकी जो स्किल्स हैं बेसिक्स की, वो स्किल्स में बहुत कमी है, तो इसलिए वो बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा टीम के ऊपर में कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। सर, अगर हम पिछले साल को हमने स्किल डेवलपमेंट ईयर के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था और हमने पिछले 12 महीनों में बहुत सारी ट्रेनिंग की जिसमें हमने स्किल्स के ऊपर में बातचीत की। और मेरा फोकस इसी चीज पे था कि हमारी बेसिक्स की स्किल्स पे चाहे 2-2, 3-3 बार हमने रिपीट किया, लेकिन वो रिपीट हो, आपकी डायरी में आए और आप धीरे 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 उनको अपने व्यवहार में लेके आए। तो रोड मैप यही है सर 2023 का, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उनको पूरा करने के लिए आप बेसिक्स को फॉलो कीजिए, विशेष रूप से फोकस कीजिए बेसिक्स। थोड़े टाइम के लिए बाकी सब चीजों को थोड़ा साइड में रख दीजिए, जहां उनकी जरूरत है उनको इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बेसिक्स के ऊपर में आप बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी टीम जो है पूरी एसपीजी टीम को मोटिवेट कर सकती है, जिस प्रकार देहरादून टीम ने सबको मोटिवेट किया है। ये हो गया हमारे व्यापार से संबंधित लक्ष्य बनाने और उनके लिए फिर हमने एक प्रॉपर रोड मैप बनाना, उसकी हमने बातचीत की। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं, हालांकि वो इससे संबंधित है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अलग करके रखता हूं, और वो क्षेत्र है, अलग इसलिए रख रहा हूं ताकि आपका ध्यान आए कि ये भी इस साल में एक विशेष एरिया है जिस पे मैंने काम करना है। और वो जो तीसरा क्षेत्र है वो है आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। आपने अपने व्यक्तित्व के विकास में विशेष काम करने हैं। जिस प्रकार हम हर महीने अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार इस बार मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। पर्सनैलिटी में स्किल डेवलपमेंट एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं आज के टाइम चूंकि सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगले आने वाले कुछ सालों में। तो सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं, देखिए बहुत मैं अक्सर इस चीज पे बातचीत करता हूँ कि सोशल मीडिया ज्यादातर लोगों का इस्तेमाल करता है, हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया हमें वो वीडियो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, जबकि हम जो देखना चाहते थे उसके लिए हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और वो भूल ही जाते हैं। रिकमेंडेड वीडियो के चक्कर में ऐसा घुसते हैं, फिर बाहर आने में कई घंटों लग जाते हैं। तो अब बहुत डिसिप्लिन के साथ में, और देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना सोशल मीडिया वाले, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वो सोशल मीडिया पे बस अपने काम के लिए आते हैं और अपना काम करके वापस निकल जाते हैं। देश में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हम यूट्यूबर में संदीप माहेश्वरी जी का नाम आता है, और संदीप माहेश्वरी जी अपने पास में एक छोटा सा फोन रखते हैं जिसमें इनकमिंग कॉल आ सकती है और वो कॉल का
के पास में रहता है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल समय नहीं बिताता। मैंने तो फेसबुक पे, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो 2 मिनट हार्डली मैं लगाता हूँ सिर्फ इस चीज में कि मैंने अगर कोई पोस्ट डालना है इंस्टाग्राम पे, मैंने पोस्ट डाला और बस आ गया वापस निकल के। यूट्यूब पे अगर मैं कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं गया 2 मिनट के लिए गया और निकल के आ गया। मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो 3-4 चैनल हैं, मैं सिर्फ उनमें से किसी एक चैनल पे ही जाऊंगा। साइड में क्या आ रहा है वो मेरे लिए सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं वहां पे जाऊंगा, पर्टिकुलर कोई वीडियो देखूंगा, देखने के बाद में वापस आ जाऊंगा। तो आप इस प्रकार से सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी थोड़ी सी आप ब्रांडिंग पे थोड़ा सा काम कीजिए। ब्रांडिंग पे थोड़ा सा काम कैसे कर सकते हैं सर? आप कोई देखिए, आप खुद का कंटेंट अपने से शायद अभी से तैयार नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो कोई अच्छी चीज आपको व्हाट्सएप पे मिल गई कहीं ना कहीं से, तो वो आपने अपने किसी यूट्यूब कम्युनिटी में डाल दिया, किसी फेसबुक पे डाल दिया। अगर वहां कहीं इस जगहों पे एक्टिवेट नहीं है तो थोड़ा सा एक्टिवेट हो, अपना अकाउंट बनाएं और थोड़ी सी एक्टिविटीज वहां प्रयास करें थोड़ी बनाने की। 2019 से पहले मैं भी एक्टिव नहीं था, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, आपको एक नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग देती है, जिसका आप बिजनेस में बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं आने वाले समय में। और जो जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, कई सारे ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, उसमें जब कुछ लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड के फोटोग्राफ डालते हैं। किसी को अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिया तो उसका फोटो खींच कर डाल दिया, तो वो एक अच्छी चीज है, तो उसको और आप बढ़ा सकते हैं। और जो इस प्रकार के इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, उसका फोटो डाल दिया। आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उसका आपने फोटो डाल दिया। इस प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटीज आप कीजिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि सोशल मीडिया से मुझे लोग मिल जाएंगे, उनको मैं ज्वाइन करवा दूंगा आरसीएम बिजनेस में, वो मुझे रॉयल्टी पे लेके जाएंगे। तो उस प्रकार का टारगेट मत रखिए आप। हो सकता है बाद में इस प्रकार के फायदे आपको मिल जाएं, लेकिन सोशल मीडिया पे उस वजह से मत जाइएगा। फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि कंडीशन यहाँ पे ये है, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल न करें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मतलब ये डिप्रेशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे घंटों बिता देते हैं, रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में। और घंटे बिताने के बाद में फिर जो उनके काम होने थे वो काम हुए नहीं, फिर वो तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो देख तो रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं फिजिकली कुछ। तो ये दो धारी तलवार है, तो आपने इसका सही से आप इस्तेमाल कीजिए। इस साल में 2023 में जो एक बड़ी क्रांति होगी वो ये होने वाली है, 5G बहुत तेजी के साथ में आएगा। अभी दुनिया के कुछ देशों में, यूएस वगैरह में स्टार्ट हो गया है, इंडिया में भी कुछ जगहों पे शुरुआत हुई है। तो 2023 आते आते मुझे लग रहा है कि 5G बहुत तेजी के साथ में शुरू हो जाएगा। तो वहां पे कुछ एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम बातचीत कर रहे थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड एरिया की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी स्किल्स आ जाती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका फिजिकल लुक आ जाता है। फिजिकल लुक में प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा आप आकर्षक दिखाई दें। आकर्षक मतलब शरीर जो है आपका ठीक ठाक सा दिखे। मैंने कभी इस पे काम नहीं किया था और अभी मैंने इस पे शुरुआत किया। मैंने एक हेल्थ कोच को अपने साथ में रखा है और वो मुझे वेट एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो वेट एक्सरसाइज से थोड़ी सी फिजिक्स अलग तरह की बनती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सारे के सारे काम करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस दिशा में थोड़ा सा काम करें। आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैंने फिजिकली थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। विक्रम नेगी जी सुबह बातचीत कर रहे थे कि कोई डायरेक्ट सेलर गया और वो थोड़ा सा डील डोल से थे, तो उसको देख के किसी ने कहा कि यार आप खुद इतना अच्छे से नहीं हो तो आप कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हो, और मतलब आपको बेचने नहीं चाहिए प्रोडक्ट। तो लोग ऐसा बोल देते हैं, तो फिर हमें निराशा भी होती है, हमें लगता है कि यार क्यों ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो उस चीज का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। और
अगर आप ध्यान रखेंगे ना थोड़ा सा, और मैं एक चीज बताता हूँ आप सबको, आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ना, हर चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी जो रूट्स हैं वो हरियाणा से हैं, और आज भी पूरा का पूरा आना जाना रहता ही है वहां पे। तो हरियाणा में हम लोग, हरियाणा के सारे लोग दूध घी तो खाते ही खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं। मतलब लड्डू खा लेंगे, चूरमा हमारे यहाँ खूब बनता है, हलवा मतलब मौका बनना चाहिए वो बनता ही रहता है। लेकिन मैंने पिछले शायद 40-45 दिन से मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा किया, मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ। सर्दी में मैं इतनी गज्जक से मुझे इतना प्रेम है, आप पूछिए मत। सुदेश इतने अच्छे वो लड्डू बनाती है ड्राई फ्रूट डाल वाल के, वो सब मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं खुद इतना पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ कि यार मैंने मीठा छोड़ दिया, 40 दिन से मैंने मीठा नहीं खाया। और इस प्रकार की कई सारी एक्टिविटीज आई कि मतलब उन परिस्थितियों में मैंने मीठा नहीं खाया, तो मतलब वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है कि ये चीज मैं दूसरे फील्ड में भी कर सकता हूँ, दूसरी चीजों में भी मैं कर सकता हूँ। तो हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ ऐसे कमिटमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे टारगेट। जैसे मैंने 90 दिन का एक मिशन लिया हुआ है, तो ये छोटा सा एक टारगेट लिया है कि 90 दिन तक मैंने एक्सरसाइजेस करनी है, मीठा नहीं खाना है बिल्कुल भी। तो उस प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ काम करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प करने वाला है। तो वो कीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं सर। और उसके अलावा थोड़ा सा अच्छे स्पीकर आप बन जाइए, स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा आप काम कीजिए। और एक मैं जरूर आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए जब भी आपको मौका मिलता है। जैसे एसपीजी टीम में कभी आपने प्लान देने का मौका मिला, या आपने 10 मिनट बातचीत किया या 5 मिनट बातचीत किया, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप, और फिर उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर वीडियो होगी तो उसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देख पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज में कहाँ किस चीज की जरूरत है। और ऑडियो जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने शुरुआत में इस पे बहुत प्रैक्टिस की, मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता था, फिर उसको सुनता था, फिर खुद ही शर्मा जाता था कि यार मैं इतना गंदा बोलता हूँ, चलो इसमें थोड़ा सा ठीक बोलता हूँ, थोड़ा सा ठीक करता हूँ। और ऐसे धीरे करते करते चीजें थोड़ी बेहतर होती चली गई। तो एक अच्छा स्पीकर हम सबको बनने का हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो वो भी आपका इस साल में होना चाहिए, क्योंकि आपने जब बड़ी अचीवमेंट्स आपकी बनेंगी तो आपको बुलाया जाएगा अचीवर के रूप में, तो उस समय आप अच्छे से बोल पाएं, अच्छे से बातचीत कर पाएं। तो वो अभी से आप तैयारी कर दीजिए कि 2023 आते आते आप उस पर आप काम कर पाएं। तो बहुत समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ जिन चीजों पे हमने बातचीत की, और बाद में फिर मैं चाहूंगा हमारे बीच में इमराल्ड एंड अबो वाले जो भी साथी हैं, तो चूंकि नए साल की शुरुआत है, एक विशेष मौका है, तो वो भी अपना अपना संदेश, एक छोटा सा एक संदेश जरूर सभी लोगों को जरूर दें, सभी साथियों को उनकी तरफ से क्या संदेश है 2023 के लिए, तो वो जरूर दें। हमने बातचीत की आज, सबसे पहले हमने बातचीत की कि 2023 आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि जो टर्म्स कंडीशन हैं उनको आप ध्यान में रखें। और टर्म्स कंडीशन ये है कि हमने हालात को बदलने से पहले अपने आप को बदलना है, कहाँ कहाँ बदलाव की आवश्यकता है उनको चिन्हित करना है, और फिर उस पर काम करना है। उसके बाद हमने बातचीत की कि 2023 में हमें 3 एरियाज में विशेष रूप से काम करना है। पहला एरिया है जिसमें हमने स्वास्थ्य के ऊपर में काम करना है, अपना मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे काम करना है। दूसरा एरिया है हमारा व्यापारिक क्षेत्र, जिसमें व्यापार में भी स्पेशली आरसीएम बिजनेस में हमने क्या क्या अचीवमेंट करनी है उनको 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, मार्च में, जून में, सितंबर में और फिर दिसंबर में। तो 4 प्रकार से उसमें डिवाइड करना है। रोड मैप उसका एक ही है, बेसिक्स के ऊपर में आपने पूरा फोकस करना है, अपनी टीम को बेसिक्स पे लाना है, उससे आपकी टीम में डुप्लीकेशन अच्छे से होगा। और तीसरा जो एरिया है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने अपने व्यक्तित्व का विकास करना है,
वो डिजिटली भी आप विकास करें अपने आप का और फिजिकली अपने आप को थोड़ा करें, अपनी आदतों को थोड़ा अच्छे से सुधारें, और बीच बीच में शायद अगली DTW में भी हम लोग थोड़ा सा इन चीजों पे, व्यक्तित्व विकास के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग फोकस रखेंगे, राइट। तो इन 3 एरियाज में हम लोग इस साल में काम करने वाले हैं। और अभी मैं इमरान लेने को कौन कौन साथी हैं नेगी जी हमारे बीच में, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। अगर कुछ साथी हैं, कुलविंदर जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कुलविंदर जी हैं तो हम कुलविंदर जी से जरूर सुनना चाहेंगे, बहुत उत्साहित साथी हैं हमारे। और अगर कुलविंदर जी नहीं हैं तो फिर मैं बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। उनका मैसेज आया, सॉरी। अच्छा, तो फिर नेगी जी आप से हम लोग शुरुआत करते हैं। गर्ग साहब होंगे तो तब तक मैं उनको तलाशता हूँ। स्वागत है आपका बहुत बहुत।